पढ़ने वाले हैं हीमोस्टासिस। स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग इज सेल हीमोस्टासिस। इट इन्वॉल्व्स 3 मैकेनिज्म। वैस्कुलर स्पाज्म, यह कोई जब कोई वेन आर्टरी और आर्ट्रियोल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी वाल में पाए जाने वाली सर्कुलर स्मूथ मसल्स के संकुचित होने से ब्लड का बहना रुक जाता है। सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। टूटी हुई ब्लड वेसल्स के प्लेटलेट चिपककर प्लेटलेट्स प्लग बनाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। थर्ड है ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। जब ब्लड रक्त वाहिनियों से बाहर आ जाता है तो कुछ मिनट में एक जेली के समान मास क्लॉट में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। थ्रोम्बोसिस, वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड क्लॉट का निर्माण अथवा क्लॉट की उपस्थिति थ्रोम्बोसिस कहलाता है। एम्बोलिज्म, रक्त वाहिकाओं में एगुलनशील मैटर की उपस्थिति एम्बुलस कहलाती है। जब यह एम्बुलस फेफड़ों में स्थानांतरित हो जाता है तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म के लॉज होने की प्रथम कॉमन साइट किडनी होती है क्योंकि अफरेंट की तुलना में अफरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर कम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, पदार्थ जो क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कहलाते हैं। कारक 9 को छोड़कर सभी कारकों का नाम खोजने वाले वैज्ञानिक के नाम और उनकी एक्टिविटी के अनुसार रखे गए हैं। क्लॉटिंग फैक्टर को रोमन न्यूमेरल्स के आधार से ही पहचाना जाता है जिनके नंबर आविष्कारक के होने के क्रम में अनुसार है। जैसे पहला है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैटाइन, लेबाइल फैक्टर, एब्सेंस, ये एब्सेंस होता है। 7th है स्टेबल फैक्टर, 8th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9th है क्रिसमस फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, 10th है स्टुअर्ट फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसिटिडेंट एंड 12th है हैगमान फैक्टर एंड 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। स्टेज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग की 3 स्टेज होती है। पहली है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज ब्लड कोगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। ये प्लेट्स और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर 10 की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फिब्रिनोजन का फिब्रिन में बदलना। फिब्रिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है जो कोगुलेशन प्रोसेस का अंतिम उत्पाद होता है। थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है। फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कैटाइन प्लस तो ये बन जाता है फिब्रिन। रोल ऑफ विटामिन के इन क्लॉटिंग। विटामिन के एंटी हीमोरेजिक फैक्टर होता है। विटामिन के क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है यद्यपि यह डायरेक्टली क्लॉट निर्माण में सम्मिलित नहीं होता। विटामिन के 4 क्लॉटिंग फैक्टर जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10th के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यद्यपि इन क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण लीवर में हिपेटोसाइट के द्वारा होता है। विटामिन के का निर्माण प्राय लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले कॉमन सेल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। विटामिन के का निर्माण प्राय लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले कॉमन सेल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। विटामिन के की कमी से क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। एंटीकोगुलेंट, पदार्थ जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते या
सप्रेस करते हैं उन्हें एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जैसे हिपेरिन, वार्फरिन इत्यादि। हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने को रोककर और प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन के निकलने को रोककर थक्का बनने को रोकता है। हिपेरिन का प्राय हीमोडायलिसिस और ओपन हार्ट सर्जरी में उपयोग होता है। गर्भवती महिला में हिपेरिन पसंदीदा एंटीकोगुलेंट होता है क्योंकि बड़ा कंपाउंड होने के कारण प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। हिपेरिन ओवरडोज के दौरान हिपेरिन के एंटीडोट एंटागोनिस्ट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। हिपेरिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट असामान्य ब्लीडिंग होना होता है। वार्फरिन का उपयोग प्राय विटामिन के एंटागोनिस्ट के रूप में किया जाता है, अर्थात वार्फरिन 4 क्लॉटिंग फैक्टर जैसे 2, 7, 9 और 10 जो विटामिन के की उपस्थिति में बनते हैं का निर्माण रोक देता है। एंटीकोगुलेंट हिपेरिन और वार्फरिन थेरेपी के दौरान एंटीप्लेटलेट्स को लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अन्य एंटीकोगुलेंट जैसे EDTA, इथाइलिन डिमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, ऑक्जेलेट, CPD इत्यादि ब्लड के उपस्थित आयन से बाइंड होकर कैल्शियम के स्तर को कम करके रक्त में थक्का बनने को रोकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वो पदार्थ जो पहले से बने हुए ब्लड क्लॉट को डिजोल्व कर देते हैं उन्हें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इन सब्सटेंस का उपयोग प्राय MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक अथवा CVA ब्रेन अटैक में किया जाता है। एंटीप्लेटलेट एजेंट वो पदार्थ जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट्स प्लग बनने को रोकते हैं, जैसे एस्प्रिन और क्लोपिड्रोल। इनके उपयोग से TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक MI व पेरिफेरल आर्टरीज के ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के टेस्ट को कैसे किया जाता है? CT क्लॉटिंग टाइम शरीर से ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्लॉट बनने में लिया गया समय क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 3 से 8 मिनट होता है। ब्लीडिंग टाइम BT एक छोटे वाउंड या पिन प्रिंग के बाद ब्लड का रिसाव से ब्लीडिंग रुकने तक के समय को ब्लीडिंग टाइम कहा जाता है। नॉर्मल BT बाई डुक मेथड इज 1 to 3 मिनट और बाई IVY मेथड 1 to 9 मिनट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT टाइम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जोड़ने के बाद रक्त का थक्का बनने में लगा समय PT कहलाता है। इस टेस्ट का उपयोग वार्फरिन ले रहे मरीजों में एंटीकोगुलेशन का स्तर असेस करने के लिए किया जाता है, जब ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन की टोटल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ PT इज 12 to 15 सेकेंड। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन और प्लेटलेट्स सब्स्टिट्यूट को जोड़ने के बाद ब्लड प्लाज्मा में थक्का बनने के लिए आवश्यक समयावधि PTT कहलाता है। इस टेस्ट का उपयोग कोगुलेशन के इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट एंटीकोगुलेंट ड्रग जैसे हिपेरिन ले रहे मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए उपयोगी होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ PTT इज 25 to 38 सेकेंड। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो ओरल एंटीकोगुलेंट के स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए PT के स्थान पर 1983 में WHO द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। जब एक मरीज में ब्लड में एंटीकोगुलेशन के स्तर को जांचा जाता है तो सैंपल को थ्रोम्बोप्लास्टिन से ट्रीट किया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कोगुलेशन फैक्टर 3 अपने रासायनिक घटकों केमिकल कंस्टिट्यूट्स
के आधार पर भिन्न होने के कारण एक ही ब्लड सैंपल अलग अलग लेबोरेटरीज में भिन्न भिन्न पीटी रिजल्ट देता है। अतः इस कठिनाई को रिजोल्व करने के लिए WHO ने थ्रोम्बोप्लास्टिन की रेटिंग स्केल हेतु INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो को क्रिएट किया। नॉर्मल वैल्यू बिटवीन 2 to 3.5। The INR is issued is managing oral anticoagulant warfarin therapy। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट सिस्टम। लिम्फोसाइट सिस्टम में लिम्फ वेसल्स यह टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करके ब्लड में रिटर्न करती है। लिम्फ नोड्स स्प्लीन और थाइमस सम्मिलित होते हैं। स्प्लीन एक डार्क रेड ओवल के आकार का लिम्फोइड्स ऑर्गन होता है जो ऊपरी लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में स्थित होता है। फंक्शन ऑफ स्प्लीन के कार्य है ब्लड में पाए जाने वाले फॉरेन एजेंट को ट्रैप करके एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज को बढ़ाना। स्प्लीन में उपस्थित मैक्रोफेज सेल डेब्रीज मैक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स जो ओल्ड डैमेज एबनॉर्मल और एंटीबॉडी से कोटेड होती है उन्हें हटाते हैं। इसे फिल्टरिंग ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। स्प्लीन की 100 ml से 300 ml एवरेज 4% टोटल ऑफ ब्लड वेसल क्षमता होती है। अतः स्ट्रेसफुल समय में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वीनस साइनस में कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण इस ब्लड की अधिकांश मात्रा का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से शॉक जैसी परिस्थिति से बचाया जाता है। लिम्फ नोड्स हजारों की संख्या में छोटे किडनी के आकार के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर एक अंतराल पर पाए जाते हैं। यह लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।